मणिपुर जल रहा है। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये किसी यूक्रेन या किसी और कंट्री की नहीं है, ये अपने भारत की हैं। 9000 लोग अपने घरों को छोड़ के गाँव से डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं और 54 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। और उन 54 लोगों में से 2 तो IR ऑफिसर्स भी हैं जिनको उनके घरों से निकाल के मारा गया है। मैरी कॉम हमारी चैंपियन बॉक्सर, उसने मोदी जी से मदद मांगी है। इतना ही नहीं, यहाँ पे आर्मी डिस्पैच भी हो चुकी है और आर्मी को किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में शूट एट साइड के ऑर्डर्स मिल चुके हैं। भारत को इस तरह से जलता देख के हमें भले ही बुरा लग रहा हो, पर यह जानना बहुत जरूरी है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ और ये सब हो क्यों रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में मणिपुर में हो क्या रहा है। ये है मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स में से एक, जो अपनी बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ में। मणिपुर का कल्चर काफी डाइवर्स है। अगर सिर्फ मणिपुर की बात करी जाए तो यहाँ पे 53% जो पॉपुलेशन है वो मेटी पॉपुलेशन है। अगर इन्हीं 53% की बात करी जाए तो इनमें से ज्यादातर इम्फाल के एरिया से कॉन्सेंट्रेटेड है। और वहीं पे अगर बात करी जाए मणिपुर के हिली एरियाज की तो वहाँ नागा, कुकी और बाकी जो कम्युनिटीज बच गई हैं वो रहती हैं। नागा और कुकी इन दोनों को मिला के मणिपुर का 40% से ज्यादा पॉपुलेशन बनता है। अब हुआ ये कि मणिपुर की हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से दरख्वास्त की कि मीटी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कंसिडर किया जाए। अब मीटी कम्युनिटी का ये कहना है कि बांग्लादेश और म्यांमार से कुछ इल्लीगल लोग आते हैं और इल्लीगल तरीके से वो यहाँ पे रहने लग जाते हैं। अब होता क्या है, ये जो इल्लीगली लोग यहाँ पे आके रहते हैं वो नॉर्थ ईस्ट साइड में बस जाते हैं और वहाँ की जमीनों पे और वहाँ के जॉब्स पे कब्जा कर लेते हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, स्लोली मणिपुर का पूरा डेमोक्रेटिक ही चेंज हो जाएगा। आज जो मीटी कम्युनिटी के लोग 53% है वो अपने ही राज्य में कम हो जाएंगे और अपने ही राज्य में वो माइनॉरिटी में आने लगेंगे। अगर मीटी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिले तो उनको थोड़ा जॉब्स में थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, उनको गवर्नमेंट जॉब वगैरह लेने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। सिर्फ जॉब्स में ही नहीं बल्कि एजुकेशन में भी उन्हें काफी हेल्प मिलेगी, जिससे कि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। उनकी हेल्प होगी इसको अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने में। अब बात करें इस दंगे की तो कुछ लोगों का कहना है कि मीटी लोगों ने सबसे पहले अटैक किया था और कुछ लोगों का कहना है कि नागा और कुकी लोगों ने सबसे पहले अटैक किया था। अब तक 100% पुलिस की कोई रिपोर्ट नहीं आई है और जब तक ये पूरी तरह से प्रूफ नहीं हो जाता किस कम्युनिटी की गलती है, किस कम्युनिटी ने पहले हमला किया, ये कहना एप्रोप्रिएट नहीं होगा। बट इन सब चीजों को अपार्ट रखके हम कुछ ऐसी चीजों पर बात करते हैं जो हमें शायद किसी कंक्लूजन पे ले जाता है। फरवरी के मंथ में चिराचंदपुर और 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट में से इंक्रोचमेंट हटाना शुरू कर दिया। सेम उसी तरह से 11 फरवरी को 3 चर्च को इल्लीगल बता के उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 20 अप्रैल को मणिपुर हाई कोर्ट ने माइटी कम्युनिटी को एसटी करार देने की दरख्वास्त की। अब इन 3 बातों से कुकी और नागा दोनों ही कम्युनिटी काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गई। अब 28 अप्रैल को वहां के चीफ मिनिस्टर तिरुचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ओपन जिम की ओपनिंग करने के लिए आ रहे थे। अब प्रोटेस्टर्स ने क्या किया कि एक दिन पहले ही उस जिम को आग लगा दी। इसके बाद 5 दिनों के लिए सेक्शन 144 लागू हो गया और लोगों को कहा गया कि प्रोटेस्ट ना करें और बड़े ग्रुप्स में इकट्ठा ना हो। इतना ही नहीं, मणिपुर के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में तो कर्फ्यू भी इम्प्लांट हो गया। अब इस कर्फ्यू के बाद सभी ट्राइब्स के जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च स्टार्ट की। इस मार्च के अंदर 60,000 से भी ज्यादा पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया। अब चुराचंदपुर में एक अफवाह फैल गई कि ये जो आग लगाई है ये मीटी कम्युनिटी वाले लोगों ने लगाई है। तो उन लोगों ने गुस्से में आके आसपास के मीटी कम्युनिटी के जितनी भी प्रॉपर्टीज और सेटलमेंट्स थे उनको आग लगाना और जलाना शुरू कर दिया। इसके बाद मीटी और ट्राइबल लोगों में बहुत जगह पे क्लाइसिस हुए और तो और कुछ वीडियोस भी वायरल हुई जिसके अंदर लोग AK-47 लेके सड़कों पे घूम रहे हैं। अब ये वीडियो सच है या फिर झूठ, इसके बारे में कोई भी अब तक पुख्ता सबूत मिला नहीं है। अब 4 मई को ये हुआ कि वायलेंस जो था वो मणिपुर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में फैल गया और प्रॉपर्टीज और दुकानों को आग लगा दी गई। पुलिस और प्रोटेस्टर्स में क्लैशेस और ज्यादा बढ़ने लग गए। हालात इतने खराब हो गए कि स्टेट गवर्नमेंट ने आर्मी की हेल्प ली। कई एरियाज में तो नेट को भी बंद कर दिया गया। इतनी ही सिचुएशन आफ्टर कंट्रोल हो चुकी थी। चलिए अभी एक बार इस वायलेंस को अपार्ट रख के हम बात करते हैं कि एसटी स्टेटस ही क्यों। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मीटी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस से क्या फर्क पड़ता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिमांड कम्युनिटी ऑफ मणिपुर में 2012 में कोर्ट से डिमांड की थी कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। सिंस 1949 मणिपुर एक भारत का हिस्सा है। उस टाइम पे मीटी लोगों को एसटी लिस्ट से बाहर रखा गया था।
अभी हम थोड़ा इसकी प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि जब एक ट्राइब या एक कम्युनिटी को जब शेड्यूल ट्राइब में कन्वर्ट किया जाता है या फिर शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया जाता है तो उसकी प्रोसेस होती क्या है एक्चुअल में। देखो, ऐसा नहीं होता है कि आज कोर्ट ने कहा कि इन लोगों को एसटी लिस्ट में डाल दो तो कल से ये लोग एसटी लिस्ट में चले जाएंगे और एसटी ट्राइब को मिलने वाली सारी फैसिलिटीज इनको मिलने लगेंगी। अब 1999 में एक प्रॉपर प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड हुई थी जिसमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप आती है कि एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर और ऑफिस ऑफ रिगार्डर जनरल ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल सेंड करते हैं। अगर ORG इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है फिर ये प्रपोजल जाता है नेशनल कम्युनिटी फॉर शेड्यूल ट्राइब के पास में। अगर वो भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक अमेंडमेंट के हिसाब से एसटी लिस्ट को मॉडिफाई किया जाता है, यानी कि एक कम्युनिटी को एक शेड्यूल ट्राइब में कन्वर्ट करने के लिए इतनी सारी लंबी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब बात करते हैं कि मीटी कम्युनिटी एग्जैक्टली कौन से स्टेप तक पहुंच चुकी थी, तो जवाब है फर्स्ट स्टेप पे भी नहीं। मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ एक डायरेक्शन दी थी कि आप इन लोगों को एसटी लिस्ट में शामिल कर लो, और वो भी 2012 में जो पेटिशन सबमिट हुआ था उसके थ्रू। यानी कि सोचिए कि अगर इन लोगों को एसटी लिस्ट में आना है तो इन लोगों को कितना लंबा सफर तय करना पड़ेगा, और यहाँ इन लोगों को किसी भी सिचुएशन में फंसा के इनको रोका जा सकता था। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी अपील हो सकता था। एक्चुअल में इस स्टेज पे रास्तों में उतर के प्रोटेस्ट करना तो बिल्कुल सही नहीं था। अब अभी के लोग के अनुसार जो मीटी कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ के जो हिली एरियाज है वहाँ पे कोई भी लैंड बाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लैंड सिर्फ ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं। मीटी लोगों का कहना है कि मणिपुर में कुकी लोगों की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, जो कि एक्चुअली में तो पॉसिबल नहीं है। तो ये लोग कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, जिसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है पड़ोसी देश म्यांमार से, और उनका ये कहना है कि इलीगली फॉरेस्ट एरिया में सेटल हो रहे हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इनकी वजह से हिली एरियाज में पॉपी प्लांटेशन बढ़ता है, जो कि मणिपुर में ड्रग प्रॉब्लम्स का भी एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। चलिए अब आर्गुमेंट की दूसरी साइड को जरा देख लेते हैं। अब चलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी वजह से नागा और कुकी कम्युनिटी मीटी लोगों को एसटी लिस्ट में नहीं आने देना चाहती है। इन ट्राइब्स का कहना है कि मीटी कम्युनिटी के लोग ऑलरेडी मेजोरिटी में हैं और कई सारी असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी उन्हीं के एरियाज में है जहाँ पर मीटी लोग मेजोरिटी में है। यानी उनका मानना है कि ये पॉलिटिकल तरीके से तो ऑलरेडी स्ट्रांग है ही। अब उनका मानना है कि अगर मीटी कम्युनिटी के लोगों को एसटी लिस्ट में शामिल किया गया तो सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब्स उनको मिल जाएंगी और नागा और कुकी ट्राइब्स के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मीटी कम्युनिटी के लोगों को ऑलरेडी ओबीसी स्टेटस मिला हुआ है, तो उनका कहना है कि जब आपको ओबीसी स्टेटस ऑलरेडी मिला हुआ है तो आप एसटी लिस्ट में क्यों आना चाहते हैं। उन दो ट्राइब्स का ये मानना है कि मीटी कम्युनिटी ऑलरेडी उन पे काफी ज्यादा डोमिनेशन दिखाती है और अगर उनको एसटी लिस्ट में शामिल किया गया तो वो उनके हिली एरियाज पे भी कब्जा करना शुरू कर देगी और उन्हें और ज्यादा डोमिनेट करेगी। इसके अलावा वो उनको एक इलीगल इमिग्रेंट्स के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि वो कल्चरल और रिलीजियस वे में थोड़ा अलग है, और यही कारण है कि इन दोनों में अक्सर क्लैशेस देखने को मिलते हैं। और एसटी लिस्ट में आने के बाद में वो कुकी और नागा ट्राइब्स को हिली एरियाज में से भी पूरी तरह से हटा देंगे। अब वैसे तो देखा जाए तो ये भारत के लिए एक इंटरनल मामला है, पर फिर भी हमको इसको एक जियोपॉलिटिक्स के स्टैंड से देखने की जरूरत है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नॉर्थ ईस्ट भारत के सबसे ज्यादा रिमोट एरियाज में से एक है, और तो और यहाँ की बाय रोड कनेक्टिविटी भी काफी ज्यादा वीक है। 1971 में भी पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को भारत से अलग करने की डिसाइड की थी, पर क्योंकि किसी वजह से ये प्लान कामयाब नहीं हो पाया, भारत के इस एरिया को चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये काफी छोटा सा एरिया है जो नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है। नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश और म्यांमार इन दोनों देशों से घिरा हुआ है, तो इस एरिया में शांति बनाए रखना ये भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी मीडिया ने ऑलरेडी इस इशू को एक प्रोपेगेंडा बना के ये बोलना शुरू कर दिया है कि म्यांमार भारत से अलग होना चाहता है। सेकेंडली, म्यांमार में एक सिविल वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से कई रेफ्यूजीज इलीगल इमिग्रेंट्स के रूप में भारत आ जाते हैं। देखो, अगर ह्यूमंस की तरह सोचे तो हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ के सिटीजन्स पे क्या बीत रही होगी, पर इस एक वजह से हम भारत के बॉर्डर्स को बिना किसी वजह से सबके लिए तो नहीं खोल सकते, क्योंकि इन्हीं सब में रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी भारत में अक्सर करके ऐसे आते रहते हैं, जो कि भारत के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है। अब रेफ्यूजीज से कैसे डील करें, ये एक काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट की एक कंप्लेंट जरूर होती है, क्योंकि भारत कई रेफ्यूजीज को अंदर लेता है और उसके बाद प्रॉपर तरीके से रिगार्ड नहीं करता है। अब 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के थ्रू भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बांग्लादेश से कई सारे रेफ्यूजीज आए और असम और त्रिपुरा के अंदर बस गए, तो क्योंकि वो अलग भाषा बोलते थे, अलग रिलीजन के थे, तो धीरे धीरे वहाँ की डेमोग्राफी की चेंज होती गई।
और कुछ सालों बाद में ये देखने को मिला कि वहाँ के लोकल लोग जो थे वो ही माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो गए। एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि मीटी कम्युनिटी के लोग एनआरसी यानी नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स की बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। अब आपको क्या लगता है भारत को इस रेफ्यूजीज क्राइसिस से किस प्रकार से डील करना चाहिए? हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर ये सब वीडियो सच हैं तो बॉर्डरिंग एरियाज में ये AK-47 जैसी इलीगल गन्स कहाँ से आ रही हैं? क्या म्यांमार से इन वेपन्स की स्मगलिंग हो रही है या फिर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी फिर से उभर रही है? ये कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज है जिन पे हम लोगों को सख्त नजर रखने की जरूरत है। अब जहाँ पे कई ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जो कि एक वॉर में कन्वर्ट हो सकती हैं, वहाँ पे कम से कम हमें अपने इंडिया के इंटरनल मामलों को तो अच्छे से हैंडल करना चाहिए। जरूरी ये है कि हमें अपने डिफेंसेस को अपार्ट रख के एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। एक एरिया में स्टेबिलिटी बनाने के लिए ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।